सभी बच्चों को नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस बीसीसीपी डिवीजन हिंदी फैकल्टी। और आज बच्चों हम क्लास 8th और हमने एनसीईआरटी का टॉपिक पहला लिया है जिसका नाम है ध्वनि। बच्चों पहले तो आपको देखना है कि ये कविता किसने लिखी है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके द्वारा लिखी गई कविता है। और क्या इसमें क्या उद्देश्य क्या है लिखने का? बच्चों यह युवा पीढ़ी में नव चेतना का संचार करना चाहते हैं, अब आप ये कहो कि सर नव चेतना होता क्या है? बच्चों नई भावनाएं। इसका एक सामान्य सा उदाहरण आपको देता हूं कि देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारे भारत में दास्ता गुलामी, जिससे लोग इतने पीड़ित थे, उनके साथ आए दिन दुर्व्यवहार होता था, वह उस दुर्व्यवहार को सहन करते थे। अरे ऊपर उठने की चाह उनमें नहीं थी, तो अब ऊपर कैसे उठे? उनके अंदर उत्साह कैसे जगे? मन में नए विचार कहां से आए? तो वह जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उन्होंने नई भावनाएं जगाने के लिए कौन सी कविता लिखी? ध्वनि यानी बोलो, किसके प्रति बोलो? अपने अधिकारों के प्रति बोलो। जो आने वाला नया सवेरा होगा वह कैसा होगा बच्चों? एक तुम्हारे जीवन में नया बसंत आएगा। अब वसंत ऋतु के बच्चों, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। 6 ऋतुओं में वसंत ऋतु क्या है? वहां उसमें देखिए आप, ये प्रकृति दुल्हन की तरह श्रृंगार करती है। अरे हवाएं बहती है, फिर फूल झड़ते हैं और मानव हंसता है, फूल खिलते हैं। अरे बहुत चार चांद लगते हैं हमारी प्रकृति पर। तो अब बच्चे कैसे हंसेंगे, मानव कैसे हंसेगा? जब उसके अंदर भी नव चेतना का संचार होगा, यानी नई भावना जन्म लेगी। अब नई भावना जन्म लेने के लिए उन्होंने लिखा है, क्या लिखने का प्रयास किया है? बच्चों देखिए और अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करें कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। क्या कहते हैं कि है युवा पीढ़ी, है मानव, मैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अभी तो मैंने साहित्य लिखना शुरू किया है। मैं साहित्य के प्रथम पड़ाव पर हूं। अरे मेरे साहित्य का, मेरी भावनाओं का, मेरी सृजनशीलता का अंत अभी होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे मन रूपी वन में बहुत खूबसूरत वसंत का आगमन हुआ है, यानी नए नए भाव मेरे मन में आने लगे हैं। जिस तरह से वसंत आते ही नई कलियां, नए पत्ते, नए फूल, यानी सब कुछ नयापन हो जाता है, उसी तरह से अरे पुराना पतझड़ की तरह सब कुछ झड़ गया है और नई भावनाओं का संचार होने लगा है। अभी न होगा मेरा अंत, मेरे शब्दों का, मेरे साहित्य का, मेरी भावनाओं का अभी अंत होने वाला नहीं है। बच्चों आगे क्या कहते हैं? हरे हरे ये पात, देखो
हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, अरे फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। क्या कह दिया कि वसंत ऋतु के आते ही हरे हरे, अरे नए नए पत्ते आने लगते हैं, अरे नई डालियां झूमने लगती है, कलियों का आगमन होता है। और इसी तरह से क्या वह प्रकृति गाते नुताए शरीर, प्रकृति भी क्या करती है, अपने यौवन से क्या करती है, टहनियों को झुलाती है, लहराती है, झुलाती है। हाँ, और जैसे ही वसंत के आगमन के समय बहारें चलती है तो क्या करती है, ये प्रकृति झूमने लगती है। उसी तरह से हे मानव, आप मेरी कविता को अच्छी तरह से यदि आपने ध्यान दिया, सुना, तो क्या होगा, आप भी झूमने लगोगे, आप भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहोगे। आपको मैं जगाने का प्रयास करता हूं। क्या कहा, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैंने युवा पीढ़ी का स्वप्न कैसा होगा, आने वाला भविष्य कैसा होगा, क्या किया है, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। क्या कह दिया कि मैं जो कलियां हैं, अरे जो विकसित नहीं है, हमारे देश के बच्चे जो अबोध है, जिनमें ज्ञान नहीं है, उनमें क्या करूंगा, जो सोई हुई पीढ़ी है उनमें क्या करूंगा, नई नव चेतना का संचार कर नई भावनाएं उनमें भरूंगा। जिससे होगा क्या सब, जिससे होगा जगह एक प्रत्यूष मनोहर। बच्चों यहां पर प्रत्यूष यानी आने वाला नया सवेरा, प्रातः काल। गात यानी क्या होता है, शरीर, गात यानी शरीर, ठीक है। पात यानी पत्ते, पत्ते, एक प्रातः काल। जो आने वाला जो समय होगा, जो नया सवेरा होगा, वह कैसा रहेगा, बहुत ही मनोहर रहेगा, मन को हरने वाला रहेगा। उनके अंदर ऐसी भावनाएं मैं क्या करना चाहता हूं, विकसित करना चाहता हूं। ये बात समझ में आ गई बच्चों। फिर आगे चले, पुष्प पुष्प से तंद्रालस। बच्चों लाल, तंद्रालस शब्द का मतलब क्या होता है, तंद्रालस नींद से ऊंगे हुए लोग या आलस्य से भरे हुए लोग, आलस्य से भरे हुए लोग, लालसा खींच लूंगा मैं, क्योंकि गुलामी की दास्तां में जो मानव पड़ा 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 क्या कर रहा है, अरे पराधीनता को सहता हुआ, शोषण को सहता हुआ हताश है, निराश है। उनमें क्या करना चाहता हूं, पुष्प पुष्प से, जिस तरह से वसंत प्रत्येक पुष्प की क्या करता है, उसके आलस्य को दूर करता है, अरे उसको विकसित करता है, उसको खिलाता है, हाँ, उसकी जो इच्छाएं हैं उसको खींचता है। उसी तरह से हे मानव, हे मन, मैं भी सोई हुई आलस्य में पड़ी हुई पीढ़ी को, जो कुछ भी नहीं कर पा रही है, उसको जगा देना चाहता हूं। अपने नव जीवन का अमृत में, अपने जो नया जीवन मिलेगा, क्या मुझे साहित्य में जो नया जीवन मिला है, उस साहित्यिक यात्रा से इस मानव को क्या कर देना चाहता हूं, इसके जीवन को क्या कर देना चाहता हूं, सहर्ष अमृत ऐसा होगा,
अजर अमर होगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या मिलेंगे बच्चों? अधिकार मिलते जाएंगे, जागरूकता आती जाएगी, उत्साह बढ़ता जाएगा और सहर्ष प्रसन्नता ही प्रसन्नता में अपने साहित्य से मानव मन के अंदर, युवा पीढ़ी के अंदर सींच देना चाहता हूं। बच्चों यहां तक आपको समझ में आया होगा। फिर आगे चले हम, नेक्स्ट चलते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, किनको? द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, किनको? देश की युवा पीढ़ी को। साहित्य के माध्यम से, नव चेतना के माध्यम से, नए विचारों के माध्यम से कि आपको किस पथ पर अग्रसर होना है, किस पथ पर जाना है, यह रास्ता दिखा देना चाहता हूं कि मानव के अधिकार क्या है, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, शोषण का शिकार वह न हो। हे मेरे वहां जहां अनंत, बच्चों अनंत के लिए क्या कहा गया? हाँ, कि सुभाष चंद्र बोस को देखो, भगत सिंह को देखो, राजगुरु को देखो, इधर से महात्मा गांधी को देखो, इधर से लोकमान्य तिलक को देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखो। अरे उन महापुरुषों को अनंत जो इस देश की, इस मातृभूमि के प्रति जो जिसका समर्पण भाव रहा, अरे उन्होंने कभी भी शोषण के शिकार नहीं हुए, अधिकारों के प्रति हमेशा सचेत रहे, सजग रहे, आवाज उठाई। उनके इतिहास को सुना करके मानव में क्या कर देना चाहता हूं? जोश भर देना चाहता हूं। हे मानव, अभी न होगा मेरा अंत, मेरे साहित्य का अंत अभी होने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है और आप बिल्कुल सचेत होकर के क्या करो? सचेत होकर के नया जोश, नया उत्साह और नया ज्ञान भरो, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को क्या मिले बच्चों? सुख मिल सके। किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी बच्चों। फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ता हूं, अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ता हूं बच्चों। डिस्कस करते हैं, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि अभी अभी तो उसने साहित्य सृजन करना शुरू किया है। जिस तरह से मानव प्रथम अवस्था, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था और फिर बुढ़ापा, इतनी सारी अवस्थाओं को पार करने के बाद जन्म से उसकी मृत्यु के बहुत सारी अवस्थाएं होती है। इसलिए कवि यहां पर यह समझाना चाहता है कि अभी मैंने साहित्य सृजन का मेरा जन्म हुआ है, अरे अभी तो बहुत सारी अवस्थाएं आएगी, जी भर के लिखूंगा और जी भर के मानव को क्या करूंगा? अपने अधिकारों के प्रति उत्साहित करूंगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? अरे उसकी निद्रा को दूर करता है, हाथ फेर करके उसको जल से सींच करके उसको जगाना चाहता है, उन कलियों को सींचना चाहता है, अरे उनको विकसित करना चाहता है, नए नए पत्तों का संचार वो कराना चाहता है। तो काफी क्या कर रहा है? वो प्रयास कर रहा है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कवि पुष्पों की तंद्रा का मतलब होता है नींद और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करता है? उसको सींचता है। किसको? उन फूलों को, उन बगीचों को, उपवन को सींचता है, जिससे कि वो क्या हो? हरा भरा हो जाए। उसी तरह से मानव के मन में उत्साह जगाना चाहता है, नव चेतना का संचार करना चाहता है, नई भावनाएं विकसित करना चाहता है, ताकि मानव का जीवन भी हरा भरा बने। बच्चों ये समझ में आ गया आपको? अगला प्रश्न देखो,
कविता से आगे चलता हूं मैं। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? वसंत को ऋतुराज इसलिए कहा गया है कि वसंत के आगमन के समय पुराना सब कुछ झड़ जाता है और प्रकृति अपना नया रूप लेती है। अरे, नएपन का संचार होता है। पुराना पतझड़ के मौसम में झड़ करके जब प्रकृति नया रूप लेती है तो दुल्हन की तरह सज जाती है। इसलिए इस ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। आपस में चर्चा कीजिए, कर चुके हैं। वसंत ऋतु के आने वाले त्योहार बच्चों, होली तो है ही सही, होली है, महाशिवरात्रि है या नहीं है? महाशिवरात्रि, नवरात्र हैं, ये सारे किस में आते हैं? निबंध लिखना है, लिख सकते हैं। फिर ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि किन किन बातों से कर सकते हैं? बिल्कुल पड़ता है साहब। जैसी ऋतु होती है मानव उसी के अनुरूप अपने आप को ढालना चाहता है। सर्दी के दिनों में वह काफी ओढ़ पहन करके रहता है, कानों को ढक के रखता है, हाँ, अलावा जलाता है। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है तो वह क्या होता है? बारीक से महीन कपड़े पहनता है और धूप से बचना चाहता है। वर्षा के दिनों में क्या करना चाहता है? वर्षा के दिनों में वह भीगने से बचता है, छाता। तो ये सारी की सारी ऋतु के हिसाब से मानव चलता है। बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। आगे चले हम, फिर आगे चलो। यहां पर कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं। मृदुल, कोमल, पात यानी पत्ता, गात यानी शरीर, निद्रित यानी सोया हुआ, प्रत्युष यानी प्रातःकाल, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, और लालसा कुछ पाने की चाह, अभिलाषा। बिल्कुल। तो चले बच्चों, हम रेजोनेंस में जो हमने आपके लिए डीपीपी तैयार की, जिसमें हमने सभी टाइप के प्रश्न रखे हैं। ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव के बाद छोटे प्रश्न, उससे बड़े, और दीर्घ और निबंधात्मक, ऐसे सारे ही प्रश्न हमने रखे हैं। तो हम करते हैं, जैसे एनसीईआरटी के प्रश्न हमने किए। अब आपके लिए नया क्या बनाया, जो हमेशा बच्चों के लिए काफी उपयोगी है। तो हम देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 1 वस्तुनिष्ठ है और अभ्यास कार्यपत्रक डीपीपी नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है कि मेरे वन में मृदुल वसंत। बच्चों, इसमें क्या पूछा गया है कि रेखांकित शब्द का अर्थ है मीठा, प्रेम, कोयल, जंगल। जंगल नहीं है, कोयल नहीं है, प्रेम नहीं है, तो बच्चों क्या है? मीठा। बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा है जगह एक प्रत्युष मनोहर। पंक्ति में प्रत्युष शब्द का अर्थ है प्रातःकाल, सायंकाल, दिन, रात। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था प्रातःकाल, तो यही इसका सही आंसर है बच्चों। नेक्स्ट है कवि ने तंद्रालस शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? कुछ पाने की चाह के लिए, नींद से अलसाया हुआ, प्रकृति की सुंदरता के लिए, उत्साह एवं उमंगता के लिए। तो बच्चों, नींद से अलसाया हुआ के लिए तंद्रालस शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ध्वनि कविता किससे शब्द सुनने को कहती है? प्रकृति के स्वर को, लोगों के गीत को, नए जीवन को। तो बच्चों, ध्वनि कविता नए जीवन के स्वर को सुनने के लिए कहती है। फिर आगे चले, अपन आगे चलते हैं। यहां पर आ गए अपन कि ध्वनि कविता के कवि कौन है साहब? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बच्चों, 6 है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, इनको बोलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित। फेरूंगा क्या आएगा बच्चों? निद्रित कलियों पर।
पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तो इसमें क्या आएगा? लालसा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न देखो आप बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 7th, कि कवि पुष्प पुष्प से क्या खींच लेना चाहता है? प्रकृति की, निद्रा को एवं उसके आलस्य को खींच लेना चाहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि कवि अपना स्वप्न मृदुल कर किन पर फेरना चाहता है? किन पर फेरना चाहता है स्वप्न मृदुल कर? आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी पर। क्यों? क्योंकि नए भाव उसमें क्या करना चाहता है? जगाना चाहता है। बच्चों अगला है कि निद्रित कलियों पर कवि क्या फेरने की बात कह रहा है? बिल्कुल क्या? नई भावनाएं, ये मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल नई भावनाओं का संचार करना चाहता है। फिर क्वेश्चन नंबर, लघुत्तरीय प्रश्न, मेरे वन में मृदुल वसंत कहकर कवि ने किस ओर संकेत किया है? कि मानव को, जो सोई हुई पीढ़ी है, उनको जगाने का प्रयास किया है, नई भावनाओं का संचार करने का प्रयास किया है। वह चाहता है कि आने वाली नई पीढ़ी जागे, अपने अधिकारों के प्रति जागे, ताकि बाकी सबके जीवन में आने वाला भविष्य सुरक्षित हो और सभी को अधिकार और सुख की प्राप्ति हो सके। बिल्कुल। अगला है, कवि में प्रातःकालीन पुष्पों की क्या दशा कैसी है? पुष्पों की दशा कैसी है प्रातःकालीन? भाई कवि के प्रातःकालीन पुष्पों की, जब कवि ने उनको नए नए जल से सींचा है, कवि ने जल से सींचा है, तो जो कलियां है वो पुष्प के रूप में विकसित हो गई है। यहां पर मुरझाए हुए लोग, जिन्हें अधिकारहीन लोग, उनके अंदर भी कवि अपनी सृजनशीलता से, नई नई कविता से क्या भर देना चाहता है? नया उत्साह और जोश भर देना चाहता है। जिससे क्या होगा बच्चों? ये हमने आपके एनसीईआरटी के प्रश्न हल किए हैं, इसको आप देख सकते हैं कि हमने कितना लिखा है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसका अंत भी नहीं होगा? देखो हमने बहुत छोटे यानी छोटे क्वेश्चन, बड़े यानी बड़े क्वेश्चन, तो आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। हमने इस तरह के प्रश्न और इनके आंसर तैयार किए हैं। तो देखिए बच्चों, बहुत अच्छा बनाया है हमने इसको, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया है। बिल्कुल। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। एक हमने बच्चों को की व्याख्याओं में समस्या आती है, तो हमने पाठ की व्याख्याएं भी दी है, तो पाठ की व्याख्या को भी आप देख सकते हो। प्रसंग दिया है, प्रसंग कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानकारी, फिर हमने व्याख्या दी है, फिर कविता की पंक्तियां, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या। तो बच्चों फिर अभ्यास कार्यपत्रक जो हमारे द्वारा तैयार किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।